हेलो साथियों, नमस्कार। प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और दम लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, अब आपके पास समय जो बचा हुआ है केवल ओनली आपके पास 20 डेज बचे हुए हैं। यानी 20 डेज को भी हटा दो तो 19 दिन आपके पास बचे हुए, क्योंकि आपको 20वें दिन एग्जाम देने जाना है। तो साथियों, जिस प्रकार से आपके प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी प्रकार से आज भी मैं प्रैक्टिस सेट ही लेकर आया हूँ ईवीएस का। यानी कि ये 22 है, यानी कि 22 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। बड़ा अच्छा है। बस आपको इसमें आप सभी को क्या करना है कि इसके आंसर आप सभी को बताने हैं कमेंट करके कि ये सही हो जाएगा। आप जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होने वाला है। अब इससे पहले मैंने कल जो वीडियो डाली थी तो उसमें आपको मैंने बताया था कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है, कहाँ पर कौन से फार्म मतलब कि OMR शीट फिल करनी है, उसके बारे में बताया था। आज जो साथियों मैं बताने वाला चल रहा हूँ आप सभी को, जो प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, बहुत अच्छा है। कंटेंट इसका बहुत अच्छा है। आप लोग इसको अंत तक अवश्य देखेंगे और आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी मेरे प्यारे साथियों। समझ गए बच्चों? बहुत आसानी से, क्योंकि अब समय आपके पास जो जी जान लगा दो, 20 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अब 20 दिन में भी सीटेट आसानी से पास हो सकते हो, अच्छे नंबर आ सकते हो, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। आप जितना पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस सेट हल करना है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको हल करना। अगर आप वो हल कर ले गए, उसका मार्क टेस्ट दे लिया आप सभी ने, तो समझ लो आपका कंफर्म हो जाएगा, सीटेट कोई रोक सकता नहीं है। तो साथियों, इसी क्रम के साथ हम बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा समय ना लेते हुए आपके समय पास, यानी कि जो जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बस आपको आंसर बताना है और क्वेश्चन बताना। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए, स्क्रीन ही है आपके लिए, स्क्रीन है। ठीक, तो चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए कि निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है। मतलब इसकी अवलोकन की, ठीक है, अवलोकन की तकनीक पर आधारित है। तो बताइए, ऑप्शन है प्रदत्त कार्य, पोर्टफोलियो फाइल या कार्यपत्रक। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? कागज पेंसिल टेस्ट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस पर? अवलोकन पर। ठीक है, उपकरण अवलोकन पर आधारित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोर्ट, यानी कि पोर्टफोलियो। क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो हो जाएगा, जिसको बोलते हैं फाइल। ठीक है, इस पर जो किया जाता है कि निम्न में से कौन सी तकनीक उपकरण अवलोकन करके इसका पोर्टफोलियो फाइल बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। समझ गए साथी? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में अगर थोड़ा देखेंगे तो यह क्या है कि यह अपने काम की क्षमता और कमजोरियों का मूल्यांकन करने, यानी कि आपने जो कार्य किया है और उसका क्या किया है? मूल्यांकन। भाई किसी चीज का आप अगर कार्य करोगे तो अंत में उसका मूल्यांकन किया जाता है कि नहीं किया जाता? अगर बच्चे का क्या कराया है कि आपने अगर पढ़ाया है तो बच्चे का एग्जाम होगा, टेस्ट लेंगे, तभी तो उसका मूल्यांकन करेंगे कि बच्चा पढ़ने में कैसा है या कैसा नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हमें बनाई जाती है? पोर्टफोलियो फाइल बनाई जाती है, जिसमें कि मूल्यांकन करने छात्रों के बीच कौशल विकसित करना होता है। ठीक, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तराखंड का स्थान है और एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। उत्तराखंड का स्थान है, एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी है। यह अभ्यारण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित इस जगह की पहचान कीजिए। तो बताइए इसमें जो मतलब कि पार्क है वो कौन सा है जो उत्तराखंड में स्थित है? वाल्मीकि पार्क, दुधवा पार्क, बक्सा पार्क या कार्बेट पार्क? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए, सबसे पहले जो सबसे पुराना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका नाम होता है जिम कार्बेट। ठीक है, जिम कार्बेट पार्क। तो ये किसके लिए? बाघों के लिए। किसके लिए? बाघों के संरक्षण के लिए। देखिए, तो हम क्या बात कर रहे थे, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम कार्बेट पार्क। तो ये बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया होता। तो ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस या बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप सभी लोग बताना है कमेंट करके क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की प्रमुख फसल है। झारखंड की प्रमुख फसल कौन सी है बताइए? झारखंड की प्रमुख फसल मूंगफली, मक्का, चावल, गेहूं। तो झारखंड की पूछ रहा है। अब अगर झारखंड की बात आए तो झारखंड के अगर देखोगे
तो झारखंड में सबसे मुख्य फसल क्या है यहाँ की? चावल है। क्या है? चावल है। अच्छा, चावल जो होती है वो कौन किस में आती है? रबी की फसल में आता है कि खरीफ की फसल में आता है, तो जायद की फसल में आता है, बताइए। तो चावल की अगर बात करोगे तो ये किस में आ जाता है भैया? खरीफ की फसल। किसमें? फसल। देखिए 3 फसलें होती है, कौन कौन होती है? एक होता है रबी की फसल, और दूसरा कौन सा होता है? खरीफ की फसल, तीसरा होता है जायद की फसल। अभी देखिए रबी की जो फसल होती है ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती है, और खरीफ की फसल जो होती है यानी कि जून से जुलाई के बीच में बोई। जायद की जो फसलें होती है वो जानते होंगे कि ये मार्च से अप्रैल के बीच में बोई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला, यानी कि चावल सही हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से आपको 20 तारीख को पेपर देखने को मिलेगा। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग ध्यान से सारे प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, आपको इसी टाइप के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं सीटेट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उसे चुने जो दूसरे से अलग है, झील, पर्वत, तालाब, नदी, झरना। बताइए इसमें कौन सा जो है अलग है? ऑप्शन है तालाब, झरना, पर्वत, झील। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन है इसमें अलग है, बताइए। तो देखिए तालाब हो गया, झरना हो गया, और आपका क्या पूछ रहा है? पर्वत, और आपका नदी। तो ये जो तीनों क्या हैं? एक हो जाएंगे, लेकिन पर्वत इन सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कैसे? क्योंकि देखिए इसमें भी पानी, जल, इसमें भी जल, इसमें भी जल, लेकिन पर्वत में कहाँ जल? ठीक है, तो ये इसीलिए इन सबसे अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कोई चीजें हैं, आपका केवल मॉक टेस्ट चल रहा है, आपको आंसर बताने फटाफट। अब क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और इसका सब जवाब देना भी आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। जब तक वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आने वाली है। हम भी आपके लिए ही हैं और आप हमारे लिए। आप पर भरोसा करना बहुत उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका से आने वाले व्यापारियों द्वारा हमारे देश में लाया गया था? मतलब व्यापारियों के द्वारा जो हमारे देश में कौन सी सब्जी लाई गई थी दक्षिण अमेरिका से? पत्ता गोभी, टमाटर, मटर, भिंडी। अब देखिए बताऊंगा, और इस समय वही चीज टॉप पर चल रही है। समझ गए होंगे ना मैं क्या बताने वाला हूं कि दक्षिण अमेरिका से क्या आया था? तो भैया दक्षिण अमेरिका से जो आया था वो आपका आया था टमाटर। क्या आया था? टमाटर। आपके यहाँ टमाटर किस रेट में चल रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मेरे यहाँ जो टमाटर चल रहा है वो पेट्रोल से भी ज्यादा चल रहा है। सबके यहाँ पूरे भारत में यही हालात है टमाटर के, क्योंकि टॉप फ्लोर पर आता है कि कहते हैं ना कि अगर टमाटर का दिन आ सकता है तो आपका भी दिन एक दिन जरूर आएगा। समझ लीजिए, दिन सबके आते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि टमाटर का भी, अभी इससे पहले जब टमाटर था तो 10 रुपए किलो बिक रहा, आज जो बिक रहा है वो 120 रुपए केजी बिक रहा। तो अपना काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका भी दिन आएगा। समय बदलेगा, समय कभी एक जैसा नहीं रहता है साथियों। समय क्या होता है? बदलता रहता है, लेकिन समय का सदुपयोग करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप समय का उपयोग नहीं करेंगे तब तक कार्य कुछ नहीं हो सकता। समय, क्योंकि आज जो समय है ये कल नहीं आएगा, और कल वाला समय अगले दिन नहीं आएगा। जो समय बीतता चला जाएगा वो समय समझ ले घटता चला जाएगा। अब टमाटर का भी दिन है, तो ये कहां से आए थे भैया? प्रभु जी, ये टमाटर आजकल समझ लो खाने में बहुत लंबा असर इनका पड़ रहा है। सबकी समझ लो जेब खाली कर रखी इन टमाटर ने। अब 40 रुपए के 250 ग्राम मिलते हैं मेरे यहाँ, 40 रुपए, तो 80 रुपए, 160 रुपए केजी है मेरे यहाँ। ठीक है ना, 160 रुपए केजी। तो समझ लिए टमाटर ये आए थे कहां से? दक्षिण अमेरिका से लाए गए। अब बताओ, दक्षिण अमेरिका दूसरे देश से हमारे देश में आकर के इन्होंने हल्ला मचा कर रखा हुआ है टमाटर साहब। ठीक, अभी मैं बताता हूं दक्षिण अमेरिका से चीजें कौन कौन सी आई। देखिए अगर बात करें दक्षिण अमेरिका, तो आपके यहाँ आए प्रभु टमाटर। अब ये आजकल ये प्रभु ही हैं। टमाटर आए,
आलू आया और हरी मिर्चाई, हरी मिर्चाई। ये इस समय समझ लो टॉप पर चल रहे हैं सब्जियों के मामले में, ठीक है, टमाटर, समझ गए। और यूरोप से जो आया, ये आपके क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा सीटेट में, गोभी आई और उसके बाद क्या आया, मटर। मटर कहां से लाई गई, यूरोप से आई। और आपका अफ्रीका से क्या आया, अफ्रीका से आया कॉफी, नोट कर लीजिएगा। और क्या आया, बीन, बीन जानते होंगे, लंबे लंबे होते हैं बीन। और आपका भिंडी, ये आपकी आई अफ्रीका से। अब आगे बात करें अगर भारत में, तो भारत में क्या क्या है, भारत में आया संतरा और आपका केला, ठीक है, और आपका मेथी, पालक और बैंगन, ये कहां के हैं, और मूली, ये आपके हैं भारत के, ठीक। दक्षिण अमेरिका से टमाटर, आलू, हरी मिर्च आई, यूरोप से गोभी और मटर आया, अफ्रीका से काफी, बीन और भिंडी आए। समझ गए साथियों। तो इसका राइट आंसर हमने बता ही दिया है, क्या हो जाएगा आपका, टमाटर आए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए और पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए फायदेमंद होगा। कि हमारे देश में उन 3 राज्यों के नाम बताइए, यानी 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिसके समुद्र तट पर अरब सागर है, यानी कि जिस समुद्र तट पर क्या है, अरब सागर पर है। तो बताइए, बार बार क्वेश्चन तीसरी बार फिर आया है, आपको मिला है। तो बताइए कौन ऐसे राज्य हैं जो आपके किस पर है, अरब सागर पर है। तो बताइए, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो देखिए 4 दिशा में हर बार बताता हूँ, ठीक है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पूरब हो गया, ये आपका हो गया पश्चिम। तो इधर का हिस्सा पूछ रहा है, आप सबको बताना है, ठीक है। तो इतना हिस्सा जो है आपका वो किससे घिरा हुआ है भैया, समुद्र से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ। तो यहाँ पर जो आपके राज्य हैं, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर गुजरात है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बढ़ोगे तो महाराष्ट्र मिल जाएगा आपका, ठीक। और इधर तो थोड़ा बढ़ोगे तो यहाँ पर कर्नाटक मिल जाएगा, फिर आपका केरल आ जाएगा। तो ये कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, ठीक है। और इधर आपका है हिंद महासागर, कौन सा सागर है, हिंद महासागर। और ये आपका है अरब सागर। समझ गए होंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को यानी कि खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं। मतलब कर्नाटक में जो किसान है, वहाँ जो खेती की जाती है और जो मतलब कि जिससे मिट्टी को खोदा जाता है, उस औजार को क्या कहा जाता है। यानी कि बोला क्या आ जाएगा, कुरिगे, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है एलिगे, ऑप्शन सी दे रखा है खुटी, ऑप्शन डी आपका दे रखा है खुरपी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, खुटी बोला जाता है। अब खुटी कैसी, मान लो इस तरीके से शायद होती है ऐसे, तो इसको उससे क्या किया जाता है, किसान इसका उपयोग खेत को यानी कि खोदने या नरम करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। इनमें से क्या भिंडी में पाया जाता है। अब देखिए भिंडी कहां से आई और भिंडी में अब पाया क्या जाता है, बताइए। विटामिन ए, विटामिन सी, फास्फोरस, ये सभी भिंडी में क्या क्या पाया जाता है बताइए। तो भिंडी में जो पाया जाता है वो आपका क्या पाया जाता है, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि क्या देखोगे, अगर विटामिन सी की बात करोगे तो विटामिन सी भी पाया जाता है, विटामिन आपका ए हो जाएगा, वो भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है,
ये सब चीजें पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ये सभी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है, बताइए। अधिगम निरंतर परिवर्तनशील है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है अधिगम एक अनुकूलन प्रक्रिया है। ऑप्शन सी कह रहा है कि अधिगम सामंजस्य की प्रक्रिया है, या ऑप्शन डी कह रहा है अधिगम विकास का प्रतीक माना जाता है। तो बताइए कि विशेषता नहीं पूछ रहा है। ये भी बहुत ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि नहीं शब्द एक ऐसा होता है जो हाँ में बदल जाता है। अब नहीं है तो उसमें पूछ देगा निम्नलिखित कौन सी अधिगम की विशेषता है। नहीं देखा नहीं कि आज सरल क्वेश्चन आ गया कि देखा नहीं है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर बड़ी चीजें ध्यान से देखनी है, बड़ी चीजें ध्यान से देखनी। जब ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन तो क्वेश्चन क्या होता है, गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। कौन सा हो जाएगा, यानी आपका जो दे रखा है अधिगम सामंजस्य, अधिगम जो है सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, तो यही एक विशेषता नहीं है। बाकी सारी विशेषताएं हैं कि अधिगम निरंतर परिवर्तनशील होता है, सही है। अधिगम एक अनुकूलन प्रक्रिया, ये भी सही है। अधिगम विकास का प्रतीक माना जाता है, ये भी सही है। लेकिन जो सामंजस्य प्रक्रिया है वो नहीं है। ठीक है मित्रों, आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो भैया आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी, तो आप लोग हमें जरूर बताइएगा कैसा पेपर हुआ है, क्योंकि आपके कमेंट देखने के लिए हम बहुत उत्साहित रहते हैं। ठीक है, जिन लोगों के कमेंट आते हैं बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग मेरा सपोर्ट काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार जरूर बनाए रखिएगा, बहुत अच्छा करेंगे। जल्द ही आपकी अगर कृपा रही हमारे चैनल के साथ में, तो डिजिटल बोर्ड भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा और अच्छे से अच्छे टीचर भी देखने को मिल जाएंगे। देखिए अभी एक हमारे साथ सर हैं, ठीक है, उनका मैं एक बड़ी हिंदी पढ़ाते हैं, लेकिन वो तो मान लो अपने पुराने वाले तो सर हैं ही हैं। ठीक, एक और हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, बहुत अच्छे वो भी मित्र हैं। उनका सबसे पहले वीडियो मैंने अपने चैनल पर उन्हीं का डाला था। ठीक है, उनका वीडियो क्लास में कल आपको एक दूंगा, यानी कि जो ग्रामर पोर्शन होता है, जैसे हिंदी में तो हिंदी वो भी पढ़ाते हैं, तो हिंदी में जैसे ग्रामर पोर्शन होता है तो देखा होगा कहीं पर प्रत्यय आ गए, संधि विच्छेद आ गए, ठीक है, या आपके समास आ गए। तो ये कुछ सारी चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं सीटेट में। एक आधे क्वेश्चन आपके पैराग्राफ वाले में देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं वो भी सब तो पढ़ा ही रहे, वो तो पेडागोजी के क्वेश्चन हल ही करवा रहे हैं। ठीक, अगर वो भी पढ़ाएंगे तो वो भी पढ़ाएंगे, वो तो पढ़ा ही रहे, उनका तो निश्चित है। लेकिन जो एक और है सर, आप लोग शायद सबसे फर्स्ट वीडियो मैंने उन्हीं का डाला था अपने चैनल पर, क्योंकि तब मुझे लगता था कि मैं ना बोल पाऊँ, वो काफ़ी सालों से पढ़ा रहे थे, लेकिन फिर हम लोग क्या हो गए, थोड़ा दूर हो गए, तो इसीलिए अब वो हैं। तो आज कल उनकी आपको क्लास एक छोटी सी डलवा दूंगा, जिससे आपको संधि या समास या प्रत्येक किसी एक चीज़ की क्लास आपको मिल जाएगी, जिससे आपका समस्या का समाधान हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो यहाँ लौट के आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्यावरण को व्यापक रूप से क्षति किससे पहुंचती है? तो बताइए, पर्यावरण को व्यापक रूप से क्षति किससे पहुंचती है, यानी नुकसान किससे होता है? बांध यानी कि बांध निर्माण, सड़क निर्माण, खनन से, या ये सभी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर भाई पर्यावरण की बात करोगे तो पर्यावरण को भाई किससे नुकसान होता है? सभी लोग जानते हो कि भाई बांध निर्माण, यानी कि अगर बांध का निर्माण करोगे तो इससे भी हो जाएगा पर्यावरण नुकसान। अब सड़क जो बनाई जाती हैं इनसे होता क्या, क्योंकि भाई पर्यावरण यानी कि वनों को काट करके तो सड़कें निकाली जाती हैं, वन काटे जाते हैं तभी सड़कें बनाई जाती है। पर्यावरण को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? जहाँ से सड़क निकली तो वहां से उसका नुकसान हो गया, यानी कि खनन से। अब खनन करोगे तो खनन करने से क्या होता है कि जहाँ मिट्टी का खनन हो रहा है वहां आसपास पेड़ मतलब खड़े हुए हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होगे, बरसात आए तो गिर जाएंगे, पलट जाएंगे, तो इससे भी नुकसान होना है। तो इसका राइट आंसर समझ, यानी कि ये सभी हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे। समझ गए साथियों? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता के जनक कौन है? आनुवांशिकता के जनक कौन थे? बताइए, आनुवांशिकता के जनक,
आनुवंशिकता इंटर में पढ़ा होगा, मेंडल हमने जानी गए होंगे। ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है कैरोलस लीनियस, ऑप्शन डी अरस्तु। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आनुवंशिकता के जनक क्या हैं? आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि मेंडल साहब को कहा जाता है। इन्होंने 7 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक किसके पौधे पर? मटर के पौधे पर। ध्यान रखना, मटर के पौधे पर 7 वर्षों तक अध्ययन किया, तब जाकर इनको सफलता मिली। इसीलिए इनको क्या हुआ, लेकिन अध्ययन तो किया लेकिन इनके नियम को किसी ने मान्यता नहीं दी। फिर इसके बाद जो वैज्ञानिक है तो उनके नियम ने इनके नियम का फिर दोबारा प्रतिपादन किया, तब इनको मान्यता मिली। इसीलिए इनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक विधि, निम्नलिखित में कौन सी एक विधि विद्यार्थियों के अभिप्रेरक का कारण का मतलब काम करती है? अभिप्रेरक का, किसका? अभिप्रेरक का कार्य करती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहानी विधि, भ्रमण विधि, दत्त कार्य विधि या एजुसेट विधि। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सी विधि विद्यार्थी के अभिप्रेरक का कार्य करती है या काम करती है। तो इसका राइट आंसर देखोगे भैया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि दत्त कार्य विधि। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन कि सूक्ष्म परीक्षण यानी कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितने मिनट की होती है। एक छोटा सा यानी कि सूक्ष्म मतलब क्या होता है? छोटा। तो उसके चरण यानी कि शिक्षक के चरण की अवधि कितने मिनट की होती है? 48 मिनट, 24 मिनट, 36 मिनट या 12 मिनट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण की अवधि कितने मिनट की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि कितने मिनट की होती है? 48 मिनट की होती है। ठीक है, कितने मिनट की होती है? 48 मिनट की होती है साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने पढ़ाया है सतत व्यापक मूल्यांकन वाले में, पूरा पढ़ाया है। ठीक है, देख लीजिएगा क्लास। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को सर्वप्रथम सामाजिकरण का पाठ कहाँ से मिलता है? बच्चों को सामाजिकरण का पाठ जो होता है कहाँ मिलता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। धार्मिक केंद्र से, सांस्कृतिक केंद्र से, ऑप्शन सी है विद्यालय से या परिवार से। यानी कि सामाजिकरण का पाठ तो सामाजिकरण का सर्वप्रथम कहां से मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि परिवार से मिलता है। ठीक है, प्रथम जो होते हैं माता पिता शिक्षक होते हैं बच्चे के, वही सिखाते हैं। फिर उसके बाद जो द्वितीयक होता है तो विद्यालय हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन। पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमारे दिवस यानी कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 2 मार्च, 1 दिसंबर, 1 जनवरी या 1 जुलाई को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए। तो देखो भाई, वन महोत्सव दिवस जो मनाया जाता है, एक दिन मैं ऐसा करता हूँ कि आपको सारे दिवस बता दूं, जिससे आप भूलेंगे नहीं। कोशिश करूंगा कि जल्दी से आपको एक क्लास दे दूंगा, इसी हफ्ते में आपको एक क्लास दे दूंगा दिवस की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई। 1 जुलाई से 7 तारीख के बीच में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि वनों का रोपण किया जाता है, वन लगाए जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। आप लोग भी एक वन वृक्ष लगाइए, जिससे पर्यावरण ईवीएस जरूर बचे। ठीक है, पर्यावरण को बचाना है तो एक वृक्ष जरूर लगाइए। दृढ़ निश्चय करिए कि हमें एक पेड़ लगाना है। जितना आप एक पेड़ लगाएंगे तो आपकी उतनी आयु बढ़ जाएगी। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रचनात्मक मूल्यांकन को कहा जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? बताइए।
कोशिश करिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या संकलात्मक मूल्यांकन या रूपात्मक मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर रचनात्मक है तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला। कौन सा हो जाएगा? रूपात्मक मूल्यांकन। भाई अगर रचना करोगे तो उसका रूप बनाओगे तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 17। ठीक है, कह रहा है रचनात्मक किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो रचनात्मक देखिए किसके द्वारा प्रभावित होगा? कल्पना से, शक्ति से, खेलकूद से, सहनशीलता से या प्रेम से। देखिए रचनात्मक अगर बच्चे के अंदर होगी तो कल्पना शक्ति से प्रभावित होगा। किससे? कि बच्चा कल्पना करेगा किसी चीज को। अगर तुम पढ़ा रहे हो किसी के माध्यम से, अगर पढ़ा रहे हो तो बच्चों को क्या करता है, वो कोई चीज बताओ तो उसके अंदर रचना कैसे होगी? तो वो कल्पना करेगा इस चीज के बारे में। अब जैसे किसी चीज के तुम बता दो कि ये चीज ऐसी होती है या ये मार्कर है तो ऐसा चलता है, तो पहले से उसके दिमाग में क्या चलेगा? उसकी रचना होने लगेगी, कल्पना करेगा। किसी चीज की कल्पना ही करना उसका रचनात्मक मूल्यांकन होता है, यानी कि रचनात्मक से वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, यानी कल्पना शक्ति से। लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। कि आपकी शिक्षा सफल है यदि, आपकी शिक्षा सफल है यदि, या मेरी शिक्षा सफल है यदि, तो बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा। उससे आपको नौकरी प्राप्त हो जाती है, उससे दूसरों को भी लाभ होता है, उससे आपको संतोष प्राप्त होता है, उससे आपको सम्मान में वृद्धि होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं या हमारी शिक्षा आप तक पहुंच रही है तो यदि, तो क्या होगा लाभ, क्या मिलना चाहिए? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उससे आपको क्या मिल जाता है? संतोष प्राप्त होता है। अगर आप संतुष्ट हैं तभी तो आप चीजें सीखेंगे, अगर संतुष्ट नहीं है तो आप नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, कि आपकी शिक्षा सफल कब होगी? जब क्या हो जाए, बच्चे को संतोष प्राप्त हो जाए, हाँ ये सही है सर, सही पढ़ा रहे हैं या अच्छा पढ़ा रहे हैं या बेटर पढ़ा रहे हैं, तभी तो संतोष, तभी तो कहेगा कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, तभी तो आपकी शिक्षा सफल मानी जाएगी, आपने अच्छा पढ़ाया। ठीक है, तो आपकी जॉब लगे, सबकी जॉब लगनी चाहिए। बच्चों को अच्छा से अच्छा सिखाने की कोशिश करिए, यही कोशिश हमारी भी रहती है। देखिए इंसान जो होता है वो कोशिश करता रहता है, जीवन भर कोशिश करता रहता है। कोशिश करना ही सब कुछ होता है। कोशिश नहीं करोगे, हार कर बैठ जाओगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। आज खराब है तो कल अच्छा होगा, कल खराब होगा तो और अच्छा होगा। हर चीज को, हर एक दिन को आप बेटर बनाने की कोशिश करिए। आज बुरा है तो कल अच्छा होगा, ऐसा नहीं। समय है, हमने अभी पहले बताया कि समय है, एक जैसा कभी नहीं रहता, बदलता रहता है हर वक्त। समझ गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला होगा कि उससे आपको संतोष प्राप्त होता है, तभी आपकी शिक्षा सफल मानी जाएगी या आप सफल माने जाएंगे साथियों। तो 18 नंबर का ये क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। तो बताइएगा कैसा लगा ये सेशन। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है साथियों। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास, एक और अच्छी क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।